आयनन विभव किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा से सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनन विभव का मान आवर्त सारणी में आईपी की पेरियोडिसिटी क्या होती है? आयनन विभव का मान आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु का आकार लगातार छोटा होता जाता है और छोटे परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, इसीलिए आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं तो साइज क्या होता है? साइज है वो लगातार क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और साइज कम होता है तो आईपी का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि छोटे परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन कार्य होता है। बड़े में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम होता है, छोटे में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम होता है। लेकिन अपनी बात करें डी उपकोष में, डी ब्लॉक में क्या बात है इसकी? डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन है वो n-1d में भरे जाते हैं। n-1d नाभिक के अधिक नजदीक होता है। ये क्या होता है? नाभिक के नजदीक होता है। नाभिक के अधिक नजदीक होने के कारण इसका डी इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। डी इलेक्ट्रॉनों का शील्डिंग इफेक्ट है वो कम होता है, बहुत ही कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट कम होने के कारण डी इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे भरे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसका शील्डिंग इफेक्ट कम है। तो शील्डिंग इफेक्ट कम है तो जेड इफेक्टिव का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बराबर क्या है? जेड माइनस सिग्मा। तो सिग्मा क्या है? शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग नियतांक कहा जाता है, इसे कहा जाता है परिरक्षण नियतांक कहा जाता है, और परिरक्षण नियतांक यानी कि शील्डिंग कोफिशिएंट कहा जाता है। शील्डिंग कोफिशिएंट है ये, और इसका मान क्या होता है? डी इलेक्ट्रॉनों का कम होता है। और जैसे जैसे बाएं से दाएं जा रही हैं जेड बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ बढ़ रही है, और अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अब इलेक्ट्रॉन यदि जेड इफेक्टिव जिसका ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, तो फिर वहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और जितनी ऊर्जा दी जाती है उससे ही आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयनन विभव कहा जाता है। तो यानी कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा से सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसे आयनन विभव कहा जाता है। पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो इसे कहा जाता है आईपी फर्स्ट, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में अपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें तो कुछ ऊर्जा और देनी पड़ेगी, जिसे कहा जाता है आईपी सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? A+2। और यदि दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में और इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो कुछ ऊर्जा और देनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? A पर प्लस क्या आ जाएगा? 3, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर और ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसे क्या कहेंगे? आईपी थर्ड कहेंगे। हमेशा ये होता है कि आईपी थर्ड का मान ज़्यादा होता है आईपी सेकंड से, और आईपी सेकंड का मान ज़्यादा होता है आईपी फर्स्ट से। कोई अपवाद ना, कोई भी अपवाद नहीं है। बिना किसी अपवाद के आईपी फर्स्ट से आईपी सेकंड ज़्यादा होता है, आईपी सेकंड से आईपी थर्ड ज़्यादा होता है। चाहे विनाश स्थायी हो, चाहे विनाश अस्थायी हो, चाहे परमाणु कैसा भी हो, हमेशा ऐसा होता है। डी ब्लॉक के तत्वों के आईपी सामान्य
अधिक होते हैं। कारण क्या है? डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनों का शिल्डिंग फैक्ट कम है। शिल्डिंग फैक्ट कम होने के कारण इसका परीक्षण प्रभाव ज़्यादा है। परीक्षण प्रभाव ज़्यादा होने के कारण नाभिक पर इलेक्ट्रॉनों की पकड़ ज़्यादा है। नाभिक पर इलेक्ट्रॉनों की पकड़ ज़्यादा होने के कारण उसे इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। अतः इनका IP का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, आपको कहेंगे कि इस तत्व का IP अधिक क्यों होता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देखना। यदि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो IP का मान ज़्यादा होता है। जैसे आपको कह दिया जाए कि मैग्नीज का IP अधिक होता है, Mn का IP अधिक होता है, ऐसा क्यों? तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए पहले आप आंसर देते समय सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। सबसे पहले आर्गन 3d5 4s2। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा विन्यास है? ये स्टेबल विन्यास है, स्थायी विन्यास है। ये कैसा विन्यास है? एक स्थायी विन्यास है, यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और स्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन कार्य होता है, इसलिए यहाँ पर इसका IP क्या होगा? अधिक होगा। तो इस प्रकार क्या कारण है कि मैग्नीज का IP ज़्यादा होता है? तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर दिखना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते ही आपके तुरंत ध्यान में आ जाएगा, अच्छा ये तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी प्रकार से आपसे कह दिया जाए कि जिंक का IP होता है, वो क्या होता है? अधिक होता है। तो फिर आप क्या कहोगे? तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दोगे। और जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो 30। वेरी गुड। और 30 होता है तो D में कितनी है? 10। 4s में कितनी है? 2। तो यहाँ पर D पूरा भरा हुआ है। तो ये क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो IP का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो आप कोई भी IP से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो उसका IP क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे मैग्नीज व जिंक में पढ़ा कि मैग्नीज में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल है, जिंक में भी क्या है? स्टेबल है। तो इसके IP के मान क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि द्वितीय आयन निभव बहुत अधिक होता है, ऐसा क्यों? तो इसमें जैसे अपने क्वेश्चन के रूप में देखें कि क्या कारण है कि क्रोमियम का सेकंड IP अधिक होता है? अधिक होता है या ऐसे कह देता है बहुत अधिक होता है? क्या कारण है ऐसा? तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आप लिखोगे कि क्रोमियम है, उसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? इससे पहले आर्गन 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 हैं। 4s में कितने हैं? 1 है। 3d में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका 1 2 3 4 5। और 4s में कितने हैं? 1 है। तो ये क्रोमियम की बात थी कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 की बात थी। अब क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी कि प्रथम IP है तो इस पर चार्ज किया गया प्लस। अब यदि इसमें से और इलेक्ट्रॉन त्यागना हो, यानी कि अब क्रोमियम प्लस का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हो गया, तो ये क्या है? अब D5 है। यस, ये कैसा है? अर्धपूरित स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? कठिन कार्य होता है। यदि अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल गया, अब इसमें से और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? कठिन कार्य होता है। इसलिए क्रोमियम का जो द्वितीय आयन अनुभव होता है वो बहुत अधिक आता है। इसी प्रकार से
कॉपर का भी द्वितीय आयनन वो बहुत ज़्यादा आता है। कॉपर के अंदर क्या पाया जाता है, D10 4s1 है। तो ये क्या होता है, अब की बार एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये 4s वाला इलेक्ट्रॉन चला गया। अब क्या हो गया, D10 तो क्या है, पूर्ण पूरित हो गया, और पूर्ण पूरित तो अर्धपूरित से भी ज़्यादा स्थायी होता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा कठिन काम होता है, इसलिए स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी।